हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निकेत गुप्ता। स्वागत है आपके मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रैकेट वॉरियर पे। जैसा कि आप लोग सभी जान रहे हैं दोस्तों, मैं सोशल साइंस की क्लास 10th की सीरीज़ लाया हूं, जिसमें मैं सबसे पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री को कवर कर रहा हूं। ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो कवर कर चुका हूं मैं। अब मैं बात करने वाला हूं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया पे, जो कि ये पार्ट 2 लेक्चर है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कवर कराया। अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो जल्दी जाके उसे देखिए। लेकिन उससे पहले जिस भी फ्रेंड ने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिए। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 2 लेक्चर। इसमें हम लोग बात करेंगे दोस्तों सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट के बारे में, जो कि 1930 से 34 के बीच में चलाया गया। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मूवमेंट था। इससे पहले वाला मूवमेंट जो था सबसे बड़ा, वो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये गांधी जी द्वारा चलाया जाने वाला सिविल डिसोबियंस मूवमेंट जो था, वो दूसरा सबसे मेजर मूवमेंट था इंडिया के फ्रीडम के लिए। इसमें भारत के जो लीडर्स हैं वो डोमिनियन स्टेटस को डिमांड नहीं करते हैं, ये डिमांड करते हैं पूर्ण स्वराज को। और पूर्ण स्वराज के बारे में कहते हैं कि गांधी जी द्वारा और कई सारे अदर लीडर द्वारा ये एक अच्छा स्टेप था, जिससे कि भारत जो है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो पाया। नहीं तो केवल भारत को डोमिनियन स्टेटस ही मिलता। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें कौन कौन से नेशनल लीडर शामिल थे। जैसे सी राजागोपालाचारी जो थे, वो तमिलनाडु से लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को। इन्होंने इस मूवमेंट में बात की कि सॉल्ट टैक्सेस जो लगाए जा रहे थे उसको एबॉलिश करने की बात की सी राजागोपालाचारी ने। और एंटी लिकर जो टैक्स या एंटी लिकर जो लॉ थे, उन्होंने उसके बारे में भी बात की। फिर दूसरे जो लीडर थे हमारे खान अब्दुल गफर खान, जो कि फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाने जाते थे। उन्होंने एक नॉन वायलेंट खुदाई खिदमतगार मूवमेंट चलाया, जो कि रेड शर्ट एक सोसाइटी से बिलोंग करते थे पेशावर में, और इस मूवमेंट में अपना पार्टिसिपेशन किया। इसी तरह नेक्स्ट लीडर हमारे आते हैं बंगाल से सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने एंटी चौकीदारी टैक्स को एबॉलिश करने का मूवमेंट चलाया बंगाल में, और इनका ये मूवमेंट जो है बंगाल के समेत और भी कई सारे इलाकों में भी स्प्रेड करता है। नेक्स्ट लीडर की बात करें तो वो है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू लड़ कर रही थी इस मूवमेंट को दरसाना से, जो कि सॉल्ट वर्कर्स के बिहाफ में ये किया जा रहा था। लेकिन जब गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं, दरसाना के मूवमेंट को कोई लीड करने वाला नहीं होता है, इसीलिए जो सरोजनी नायडू है वो इस मूवमेंट को लीड करती हैं। बेसिकली दोस्तों, ऑफिशियली देखा जाए तो सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट जो है गांधी जी के दांडी मार्च खत्म होने के बाद जो है ऑफिशियली लॉन्च किया जाता है। गांधी जी दांडी मार्च क्यों कर रहे थे, उसका रीज़न ये था कि गांधी जी जो अहमदाबाद वाले रीजन से देख के गुजरात तक रीजन में पैदल मार्च करते हैं। जो गुजरात में एक दांडी जगह है, वहाँ पे पैदल मार्च करते हैं और सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। तो माना जाता है कि यही जो है टर्निंग पॉइंट था इस मूवमेंट का, और यहीं से लॉन्च हुआ ऑफिशियली नॉन सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। गांधी जी दांडी मार्च करते हैं और इसमें अपने 78 सपोर्टर्स के साथ अहमदाबाद से लेके दांडी एक जगह है वहाँ तक ये जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट के क्या क्या कॉजेस थे, किन कारणों से ये जो है सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट को लॉन्च किया गांधी जी द्वारा। पहला कारण तो यही होगा कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करना था, क्योंकि इलीगल टैक्सेस जो है लगाए जा रहे थे सॉल्ट मेकिंग पे, सॉल्ट कंजप्शन पे। तो इस कारण पहला रीज़न तो ये हो गया कि पहला कारण ये हो गया कि सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट को लॉन्च करना है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये था दोस्तों साइमन कमीशन। साइमन कमीशन एक रिपोर्ट लाता है भारत में, एक ऑल ब्रिटिश काउंसिल की एक रिपोर्ट लाता है 1927 में, जिसमें ये बात होता है कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किए जाएंगे और भारत को कैसे पावर देना है या भारत में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, इसके बारे में साइमन कमीशन बात करता है। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि इस साइमन कमीशन में जितने भी मेंबर्स थे वो सब के सब ब्रिटिशर्स थे। तो इसको लेके इंडिया के जो लीडर्स थे या इंडिया के जो मास मोबिलाइजेशन मास था, पीपुल था, वो क्या कह रहा था, इस मूवमेंट से इस साइमन कमीशन से नाराज था।
नाराज इसलिए था क्योंकि सारे जो मेंबर्स थे वो ब्रिटिशर्स थे, कोई भी एक इंडियन मेंबर था ही नहीं इसमें। तो ये कारण बनता है, ये पहला कारण बनता है कि इस मूवमेंट को जो है इस मूवमेंट का ये पहला कारण बनता है। नेक्स्ट कॉजेस होता है सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट का रिजेक्शन ऑफ नेहरू रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, मोतीलाल नेहरू जो एक नेशनल लीडर थे, वो एक रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें ये कहते हैं द ब्रिटिश, और कहते क्या है कि द सेपरेट इलेक्टोरेट की ये रिजेक्शन की बात करते हैं मोतीलाल नेहरू। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था दोस्तों? सेपरेट इलेक्टोरेट वो था जिसमें बात किया जाता है कि जो मुस्लिम वोटर हैं वो अपने केवल मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देंगे, और जो हिंदू वोटर हैं वो केवल अपने हिंदू कैंडिडेट को वोट देंगे। यानी कोई भी कम्युनिटी जो है किसी अपने अदर कम्युनिटी को वोट नहीं दे सकती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। तो मोतीलाल नेहरू या अदर जो लीडर हैं, गांधी जी वगैरह, इन सब का ये विरोध करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट की, और बात करते हैं कि भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट ना देकर आप दीजिए रिजर्व सीट जो है एलोकेट कर दीजिए माइनॉरिटीज़ के लिए, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के लिए। तो ये नेहरू जी का मोतीलाल नेहरू जी का डिमांड था, ये इसी को बोला जाता है नेहरू रिपोर्ट। और भी इसमें कई सारी बातें थी, जैसे बातें ये थी कि डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। लेकिन क्या होता है कि इस नेहरू रिपोर्ट को भी रिजेक्ट कर देता है लॉर्ड इरविन, जो कि वायसराय था इंडिया का उस टाइम पीरियड पे। तो इस वजह से ये भी एक कारण बना कि रिजेक्शन ऑफ नेहरू रिपोर्ट जो है कारण बना। नेक्स्ट कारण था इस मूवमेंट का, सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट का, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन। इसमें क्या होता है? नेशनल लीडर्स प्री रिक्विसाइट्स फॉर अटेंडिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, दिस इज नोन एज अ दिल्ली मैनिफेस्टो। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, जो नेशनल लीडर्स हैं यानी मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भी तमाम जितने लीडर हैं, और तेज बहादुर सप्रू, ये सभी लोग डिसाइड करते हैं कि लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग चल रही थी। अभी ये क्या है मैं इसके बारे में आगे बताता हूँ। तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करती है? अटेंड ही नहीं करती है। तो जब अटेंड नहीं करती है तो लंदन से प्रेशर आता है इरविन के ऊपर कि आप जो है इस मीटिंग में, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग है, इसमें आप इंडियन नेशनल कांग्रेस को शामिल करिए। लेकिन क्या होता है कि कांग्रेस क्या कर देती है, या नेशनल लीडर क्या करते हैं, एक शर्त रख देते हैं। शर्त क्या रखते हैं कि वो तभी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे जब उनकी कई सारी डिमांड को माना जाएगा। और डिमांड में क्या था? डिमांड में ये था कि डोमिनियन स्टेटस भारत को मिले, सेपरेट इलेक्टोरेट जो है यहाँ से एबॉलिश किया जाए, और जो है रिजर्व सीट का एलोकेशन हो। तो ये सारी डिमांड थी। लेकिन क्या होता है, इरविन रिजेक्टेड द दिल्ली मैनिफेस्टो, और इसी को दिल्ली मैनिफेस्टो कहा जाता है, जिसमें ये लीडर्स तय करते हैं कि हम जो है ये शर्त रख रहे हैं। तो इरविन क्या करता है, इसी दिल्ली मैनिफेस्टो को रिजेक्ट कर देता है, सो दैट लाहौर सेशन 1929 ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेहरू डिसाइडेड टू एम्फसाइज पूर्ण स्वराज रेदर दैन डोमिनियन स्टेटस। तो नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं कि अब वो कहते हैं कि भाई अब हमको डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं, अब हमको चाहिए, अब हमको भारत को पूर्ण स्वराज करना है, कंप्लीट फ्री कर देना है। तो ये कारण बढ़ता है सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट्स के। तो कई सारे कारण आपने पढ़े सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट के। अब जानते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया पे होता है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट होता है गांधी इरविन पैक्ट 1931। देखिए दोस्तों, क्या होता है, लंदन से काफ़ी प्रेशर आ रहा था रामसे मैकडोनल्ड, जो वहाँ के लीडर थे गवर्नमेंट के। तो वो कहते हैं कि आप किसी तरह कन्विंस कीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि आप जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करें। तो लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस मान नहीं रही थी, वो कह रही थी कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। तो इसको लेके गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो वाइसरॉय है, उनमें एक समझौता होता है, एक पैक्ट होता है, और दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन गांधी एंड इरविन। इट मार्क एज द एंड ऑफ मूवमेंट। और इसी के बाद क्या होता है, मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, या कहा जाए कि थोड़े समय के लिए एंड कर दिया जाता है।
अब इस गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या बातें की गई थी, क्यों आखिर इंडियन नेशनल कांग्रेस रेडी हो जाती है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए, आखिर अंग्रेज क्या उनकी बात मानते हैं। तो पहला इस पैक्ट में प्रोविजन था रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर। देखिए दोस्तों, जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जो साथी, जो भारत के लोग आज़ादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, उनको अंग्रेज़ों ने जेल में बंद कर दिया था। तो इसको लेके गांधी जी कहते हैं कि पहले आप जो पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको आप छोड़िए। तो इसको लेके एग्री होते हैं इरविन और कहते हैं चलिए ठीक है हम छोड़ देंगे। लेकिन याद रखिएगा इसी टाइम पीरियड में भगत सिंह जो है असेंबली में बम फोड़ते हैं, लेकिन उन्हें नहीं छोड़ा जाता है। गांधी जी ने काफ़ी कन्विंस किया कि आप जो है इन्हें भी छोड़िए, पर अंग्रेजों ने उनकी ये बात नहीं मानी। फिर नेक्स्ट प्रोविजन क्या इस पैक्ट में था, एंड रिटर्न गांधी एग्री टू सस्पेंड द मूवमेंट एंड अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। और दूसरा प्रोविजन ये था कि अगर ये सब सारी शर्तें मान लेते हैं तो गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अटेंड करेगी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि लंदन में होना था। नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या पड़ता है सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट का, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। वही जैसे मैंने बताया कि देखिए लंदन में क्या होता है कि रामसे मैकडॉनल्ड जो उस ब्रिटिश गवर्नमेंट के लीडर थे, वो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराते हैं जिसमें ये डिस्कशन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जाएगा इंडिया में, यानी भारत के अंदर कई सारे संवैधानिक सुधार किए जाएंगे। इसको लेके ये भारत में लंदन में 3 मीटिंग्स होती हैं, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जिसमें से क्या होता है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अटेंड ही नहीं करती है। तो अटेंड नहीं करती है, इसी को लेके जो है इरविन पैक्ट लाया गया था कि किसी तरह आप कन्विंस करिए कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करें। तो बाद में जब गांधी इरविन पैक्ट आ जाता है तब जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होता है तो वो अटेंड करने जाती है, और वहाँ पे बात किया जाता है कि किस तरह भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म किया जाए। लेकिन रामसे मैकडॉनल्ड जो थे वो काफ़ी कहा जाएगा कि भारत के फ्रेंडली नेचर के थे नहीं। उन्होंने क्या किया कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेपरेट इलेक्टोरेट हटाने की बात कर रही थी, वे उसी को लागू कर देते हैं और कहते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट ना केवल मुस्लिम लीडर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, बल्कि सिख, क्रिश्चियनिटी, एंग्लो इंडियंस, इन सारे लीडर्स के लिए भी एप्लीकेबल होगा। तो और इसका नतीजा ये होता है कि कुछ ज़्यादा डिसीजन ले नहीं पाते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, और देखा जाए तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड वाला फेल हो जाता है। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें कांग्रेस अटेंड करती है, लेकिन वो भी नतीजा कुछ खास नहीं निकलता है। इसको देखते हुए क्या होता है, जो लास्ट इम्पैक्ट पड़ता है सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट का, जो कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, वो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का गठन होता है। इस गवर्नमेंट ऑफ 1935 में बताया गया है कि भारत का कहा जाता है कि ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए है कि भारत के लिए कुछ प्रोविजंस लिखे हुए हैं जो कि भारत के लोगों के हिसाब से हैं। इसमें पढ़ते हैं द प्रेशर ऑफ सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट ब्रिटिश इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया। तो सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट का ही एक प्रेशर था कि भारत में ब्रिटिश जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाते हैं और इसमें सुधार करते हैं। तो दोस्तों ये जो आज हम वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, ये जो है पूरा सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट के बारे में था, और इसी के देखते हुए हम आपके लिए कुछ जो है क्वेश्चंस लाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस करके उसमें और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। तो अब तो जो है इंडिया नेशनलिज्म इन इंडिया जो है इस लेक्चर के बाद से ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि हिस्ट्री का हमारे सिलेबस में होगा। लेकिन जाने से पहले दोस्तों आप सभी ने जिसने भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो इसी के साथ दोस्तों थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर